Hello students, and once again welcome back to your online class. Now what we have begun with a new chapter, that is chapter number 5 of your book, The Alien Planet, The Green Movement's Role. And this chapter is written by Nani Palkhiwala. This chapter basically deals with the basic terminologies about how we are destroying our environment rapidly and how our earth is suffering just because of us, that is the mankind. So now let's have the short summary of page number 45 of your book, which you have covered yesterday. Yesterday what we have seen, the 4 biological factors, how they are getting destroyed by the human beings. Our fisheries that are being collapsed just because we want fish to हैव आर प्रोटीन डाइट. हम फिशरीज़ को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अभी तक? क्योंकि आजकल लोग या ह्यूमन बींग्स प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं. वो अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेना चाहते हैं टू अ हैवी अमाउंट, एंड उसके लिए वो कंटिन्यूसली फ़िश का कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई फिशरीज़ आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. सेम इज़ विद आर लोकल फॉरेस्ट. हमारे फॉरेस्ट इसीलिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा हैवी या बल्कि अमाउंट में कंटिन्यूसली फायरवुड ले रहे हैं, जिससे काफ़ी जगह अभी तक वर्ल्ड में फायरवुड के बिना खाना बनना पॉसिबल नहीं है. सो जस्ट फॉर कुकिंग द डेली मील्स विच इज़ बेसिकली 1 टाइम और 2 टाइम अ डे, लोग क्या कर रहे हैं, फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं एंड उसके लिए कंटिन्यूसली फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एंड हम अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि हमने उन्हें न्यूली या न्यू बेसिस पर ग्रो करने के बारे में भी नहीं सोचा. That's why it continuously getting declined. And इसी अकॉर्डिंग हमारे ग्रासलैंड सफ़र कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली द लैंड्स आर गेटिंग बैरन. एंड काफ़ी लोग क्रॉप प्रोडक्शन को भी इसीलिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव टू लिव देयर, दे हैव टू सेटल अराउंड देयर, और वो इसीलिए क्रॉप लैंड की सारी ज़मीनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट टू गेट सेटल. एंड दैट्स वाई हमारे पार्लियामेंट्री हाउस में ये डिसाइड हुआ था एक एस्टिमेशन के थ्रू कि अगर हमने कंटिन्यूसली ये सब स्कोप अप किया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करा, फायरवुड्स को लेते गए, तो हमारे रिसोर्सेज कभी भी सस्टेनेबल नहीं बन पाएंगे. दे विल बी अनसस्टेनेबल, एंड विद दैट वी विल फेस कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन. दैट इज़ नो, वी हैव टू स्टॉप कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन. दैट इज़ वी हैव टू रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट so that we can live further. And now let's come to the next page, that is page number 46 of your book, to have a continuous reading further. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब पूरे 3 years की स्टडी में, 3 साल की पढ़ाई में, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपना डाटा या रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए लिया था, उन्होंने किसके हेल्प से ये सब डाटा कलेक्ट किया था? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफी, जो कि कंटिन्यूसली एयर में मूव होने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट आपके फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करता है. तो इस अकॉर्डिंग ये पूरा सर्वे जो हुआ था उसमें यूनाइटेड नेशन ने क्या वार्निंग दी कि ऑलमोस्ट 88 कंट्रीज़ में जो कि इन्वेस्टिगेट की गई थी बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स एंड विद द यूज़ ऑफ एरियल फोटोग्राफी, उनमें यही पाया गया है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, द प्लैनेट अर्थ, वो कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है कि उसकी कंडीशन अब क्रिटिकल हो गई है, सीरियस हो गई है. एंड अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली वी विल सफ़र. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंटिन्यूसली हम जो भी अभी फेस कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन के कारण हो रहा है. हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए सारे के सारे जो भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, हम उनको कंटिन्यूसली डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. हम उनको धीरे धीरे वर्स्ट बना रहे हैं, हद से ज़्यादा बेकार बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए.
और ये सब किसने करा है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी या फिर मैनकाइंड ने। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1,000,000 years टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मैनकाइंड ने जब पहला डिस्ट्रक्शन किया था तब उसको सालों लग गए थे, हज़ारों साल, लाखों साल, मिलियन ईयर्स, जब वो फर्स्ट बिलियन को क्रॉस कर चुका था वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन में। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तब हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? जब हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ था तब हमारा 1800 में वर्ल्ड पॉपुलेशन पहली बार राइज हुई थी। देयर वॉज अ राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। और एक ही साल में, सॉरी नॉट 1 ईयर, 1900 में एक सेकेंड बिलियन हमने ऐड कर दिया डायरेक्टली अपने वर्ल्ड पॉपुलेशन में। मीन्स एक ही बार में जो राइस पाया गया वो था 1 बिलियन, कंप्लीट 1 बिलियन। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। अभी तक 1 बिलियन की काउंटिंग थी, अब जाकर पर 100 ईयर के अकॉर्डिंग हमारी काउंटिंग हो गई 3.7 बिलियन। एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अगेन कंटिन्यूसली वर्ल्ड पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, हद से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट उस मैनकाइंड को संभालने की कंडीशन में भी नहीं रहा है। एंड टाइम टू टाइम उसका रिडक्शन कोई पॉइंट है ही नहीं। वर्ल्ड पॉपुलेशन अब जाकर एट द प्रेजेंट 5.7 बिलियन के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड लगाई गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। और ये राइज क्यों हुआ है? क्योंकि हर 4 days के अकॉर्डिंग अगर हम रेशियो या एस्टिमेशन निकालें तो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन के अकॉर्डिंग हर 4 दिन में इंक्रीज़ हो रही है। एंड अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली हमारी डिमांड्स, हमारा स्पेस इन द एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की हमारी सारी की सारी पावर, हमारे डिज़ायर, सब कुछ इंक्रीज़ होंगे। एंड अल्टीमेटली जो डिक्रीज़ होगा वो होगी हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे प्लैनेट अर्थ की हेल्थ में डिक्रीज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Fertility falls as income rise, education spreads, and health improves. Thus, development is the best contraceptive. But development itself may not be possible if the present increase in number continues. हमारी इनकम राइज होती है तो हमारी फर्टिलिटी कैसे फॉल होती है? लाइक अगर हमारी इनकम राइज होगी तो डेफिनेटली हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर लेने का हमारा जो डिज़ायर होगा उसको पूरा करेंगे। एंड उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम क्या डिस्ट्रॉय करेंगे? 1 more पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस अकॉर्डिंग राइज इन इनकम मीन्स समवेयर जस्ट टेकिंग योर मनी टू परचेज अ न्यू बिल्डेड हाउस, या फिर आप मशीनरीज को परचेज करेंगे। एंड इन दोनों कॉजेज़ में क्या डिस्ट्रॉय होता है? द फर्टिलिटी ऑफ आर एनवायरनमेंट, आर सॉइल। एंड कहीं ना कहीं अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें कि एजुकेशन अगर स्प्रेड हो गई तो उससे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, हम लोग समझ जाएंगे कि हमको एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ 1 person. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अगर हम अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं तो उसकी रोक के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने डेवलपमेंट को एजुकेशन के नज़रिए से देखें। इफ़ वी आर एजुकेटेड दैन वी विल बी पॉजिटिव टूवर्ड्स आर एनवायरनमेंट एंड हम उसके बेटरमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव वे ही ढूंढेंगे। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगी या आगे बढ़ने वाले लोग ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज़ इन नंबर कंटिन्यूस, और अगर हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन के नंबर में और ज़्यादा कंटिन्यूएशन हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा जो भी बचे हुए फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ग्रासलैंड या कोई भी ऐसी ज़मीन है जो हम लोग घर बनाने में यूज़ कर लेंगे या अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल सेटअप ही क्यों ना हो, तो हम एक और फॉरेस्ट को हमारे
अर्थ को एक और ज़्यादा पेन दे रहे हैं, उसके साथ हम काफ़ी सारी स्पीशीज़ का घर भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. कंटिन्यूसली जो रिच हैं वो डेफिनेटली रिचर ही होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अमाउंट में कोई भी डिक्लाइनेशन नहीं होगा, उनका अमाउंट इंक्रीज होता ही जाएगा. एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन. नाउ व्हाट इज बिगेट? पुअर ऑलवेज गिव राइज या प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बिकॉज पुअर के मन में यही थिंकिंग होती है कि जितने लोग होंगे घर में वो अलग अलग कमाएंगे भी और अपना पेट भी पालेंगे. सो व्हाट डिड पुअर डू? दे ऑलवेज बेगेट चिल्ड्रन. दे ऑलवेज प्रोड्यूस या जनरेट चिल्ड्रन, गिव बर्थ टू सो मैनी चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. एंड कहीं ना कहीं उनका यही गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. वो हर बार पुअर रहते हैं, क्योंकि जितना वो कमाएंगे वही सारा का सारा खर्चा उन सारे चिल्ड्रन का पेट भरने में भी तो लगेगा, तो सेविंग तो कुछ होगी ही नहीं. तो इस अकॉर्डिंग पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड और दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, merely मोर पीपल विदाउट वर्क. दैट इज़ द फैक्ट. ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा वर्कर्स क्रिएट होंगे. हो सकता है ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएं, क्योंकि कोई भी अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा कि कोई दूसरा आकर उसको कवर अप कर ले. सो मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी. इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज्ड. ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे ह्यूमन बींग को एक कैटल की तरह रिलेट करें और उन्हें कहीं ना कहीं अनफिट फॉर प्रोडक्शन बनाएं. मीन्स सिर्फ ये ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बींग को ये सजेस्ट करें कि दे मस्ट बी हैव अ रेगुलेट फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन. ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें बार बार ये बोलें कि आप कैटल हैं और उन्हें स्टेरलाइज करें कि वो फर्दर चिल्ड्रन प्रोड्यूस ना कर पाएँ. ये उन्हें खुद से समझना पड़ेगा कि एक सोसाइटी में मोर चिल्ड्रन होना ही मोर कंफर्टेबल लाइफ नहीं होती है. बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएक्शन. लेकिन अभी तक ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं आया है, कोई ऐसा फर्दर एक सब्स्टिट्यूट पॉइंट नहीं आया है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग की बात लोगों को समझाई जाए, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि उनसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, और कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूट प्रिपेयर करा जाए कि उन्हें और ज़्यादा फर्दर चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करने. ऐसी बात अभी तक किसी को भी पुअर को ना समझ में आई है, ना कोई समझाने वाला आ पाया. द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. तो चॉइस दो चीज़ों के बीच में, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी या फिर कहीं ना कहीं पॉवर्टी कंटिन्यूड रहेगी. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आई तो डेफिनेटली पुअर पीपल और ज़्यादा इंक्रीमेंट में आएंगे एंड पॉवर्टी विल बी कंटिन्यूड, इट विल बी परपेचुएटेड. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa or South America put together. हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका दोनों को अगर हम मिला लें तब जाकर उससे भी ज़्यादा होगी, जो कि अभी एस्टिमेशन में 920 मिलियन पाई गई है. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अभी तक कोई भी इन कंडीशन से फैमिलियर नहीं हुआ है, कोई भी इन कंडीशंस को नहीं जान पाया है कि अगर हमने कंटिन्यूसली इन पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा. क्योंकि हम सेटलमेंट कहाँ करेंगे जब जगह ही नहीं होगी. तो काफ़ी सारे हटमेंट्स ऐसे होंगे, मीन्स जो हट सेटल करने वाले लोग होते हैं या तो वो भूखे मर जाएंगे या फिर जगह ना होने के कारण, अनवर्दी सिचुएशंस के कारण वो मर जाएंगे. इसलिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसे अपनी टॉप मोस्ट
प्रायोरिटी बनाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ट्रांसेंडिंग, गोइंग बियॉन्ड द नैरो इंटरेस्ट. ट्रांसेंडिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से पार कर देते हैं और इसीलिए हम उसमें या तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो हमें ऐसे ट्रांसेंडिंग कंसर्न के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए. द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हम सब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे कि हम सर्वाइव कर भी पाए या नहीं, नो वन नोस. बिकॉज सर्वाइवल जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स का नहीं है बट ऑफ द प्लैनेट अर्थ. अगर अर्थ में हम लोग प्रॉपरली रहना चाहते हैं तो हमको किसको प्रोटेक्ट करना है? डेफिनेटली द प्लैनेट एट फर्स्ट. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. इसीलिए अब जाकर कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव व्यू लेना पड़ेगा कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस को या रहने के तरीके को हम संभाल पाएँ. The environmental problems does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. जो हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करें या हम उसके कारण डेड हो जाएं. वो हमारी डिवाइस या डेमाइस या डेथ का कारण नहीं बन सकती तब तक जब तक कि हम उसके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं ला सकते. हमें अपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना है, अपनी डेथ को नहीं बुलाना है अपने पास, और वही हमारी फ्यूचर लाइफ जीने का एक पासपोर्ट होगा. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ उशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जो हमारा न्यू वर्ल्ड है उसके सामने क्या आया है? एक ऐसा एरा, एक ऐसा जनरेशन या एज हमें चाहिए जिसके कारण वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी सकें और उसे निभा भी सकें. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. ये तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक हम हर चीज़ को एक होलिस्टिक या पॉजिटिव व्यू से देखेंगे, पूरे इकोलॉजी को अपना मानेंगे, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे और वर्ल्ड को अपना एक मेन होल पार्ट मानेंगे, रेदर देन ये सोचकर कि वर्ल्ड तो डिवाइडेड है और हमें सिर्फ अपनी कंट्री या अपनी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का ध्यान देना. इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी होगी जब हम पूरे वर्ल्ड को एज अ होल मानेंगे एंड पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे नेशन को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ प्रोटेक्ट करेंगे, अपने प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे. इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मेन रोल किसको प्ले करना है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भरे हुए एज या जनरेशन में? वो है इंडस्ट्री. वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ़ मोर businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब सारे के सारे बिजनेसमैन अपने व्यूज़ को शेयर नहीं करेंगे जैसे कि इन सब ने किया है. और उसमें से जो 5 years पहले एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, द चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, उन्होंने क्या बोला? ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. अगर हमें अपना कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस चाहिए, अपने रहने के लिए एक कंटिन्यूस जगह चाहिए, रहने का पूरा रिसोर्सेज चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसी सामान को लें या उसी मटेरियल को या रिसोर्सेज को ऑप्ट करें. एंड तब जाकर हम अपने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को सुधार पाएंगे और उसमें एक्सीलेंस हासिल करेंगे. कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words.
अब मार्गरेट थैचर जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ ऐसा बोला था इन्होंने जो कि बहुत ज़्यादा डिसाइसिव था। डिसाइसिव मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड था, इतना ज़्यादा टची कि लोग उसको माने। एंड दैट कॉइंड इनटू द करंट यूसेज ऑफ इंग्लिश। तो उन्होंने ऐसा क्या बोला था जो लोगों के मन में एक जगह बना गया था। एंड शी हैड अ फेलिसिटस वर्ड। नाउ व्हाट इज़ फेलिसिटस? आप किसी को जैसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी को बधाई देते हैं, तो ऐसे में बोले गए शब्द। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। उन्होंने ये बोला था किसी भी जनरेशन का पूरी तरह से फ्री तरीके से अपने अर्थ पर हक नहीं है, क्योंकि अर्थ कभी भी किसी के हक के अकॉर्डिंग उसके पास नहीं आएगा। एंड हमें यहाँ पर किस लिए रखा गया है? ताकि हम अर्थ में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिता सकें, लेकिन हम अर्थ में टेनेंट्स हैं, हम किराएदार हैं, हम परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं इस अर्थ के। और इसीलिए किराएदार का काम होता है कि अपने घर को पूरी तरह से रिपेयर करे। इसीलिए हमें भी अपने प्लैनेट अर्थ को पूरी तरह से रिपेयर करना है, क्योंकि वही हमारा मेन राइट है कि जिस लैंड पर हम रह रहे हैं उसकी रिपेयरिंग कर कर ही उसे वापस छोड़ सकें किसी और फ्यूचर जनरेशन या नेक्स्ट टेनेंट के रहने के लिए। तो इसीलिए हमें अर्थ को अपना खुद का फ्री का घर ना समझकर एक किराएदार की तरह समझना है कि हम अर्थ के अंडर रह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनके किराएदार हैं, और अर्थ को पूरी तरह से रिप्लेनिश करना है ताकि कोई दूसरी फ्यूचर जनरेशन सक्सेसफुली रह सके एज टेनेंट। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। और इसी अकॉर्डिंग लेस्टर ब्राउन ने ये बोला कि अर्थ हमारी पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, हमने किसी भी फादर या फोर फादर से उनको हासिल नहीं करा है। हमें ये समझना चाहिए कि हमने अपने चिल्ड्रन से उनको बोरो किया है। अगर हम ये समझेंगे तो कभी भी हम अपने चिल्ड्रन का बुरा नहीं चाहेंगे, और उनके लिए हम एक सिक्योर अर्थ का प्लानिंग करेंगे या फिर उस अर्थ को रिप्लेनिश करेंगे, जस्ट दैट जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो हमारे चिल्ड्रन है, वो हैप्पीली रह सकें और सर्वाइव कर सकें। So with this finally we have ended with our chapter. I hope you have understood the chapter. Please go through it once because it has difficult concepts. Thank you class and have a nice day.